हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। अगर आपको भी मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हम देखने वाले हैं कंपनीज एक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है जो क्लासेस है कंपनीज की वो बेस्ड है वेरियस फैक्टर पे, जैसे कि लाइबिलिटी, कंट्रोल या फिर ऑनरशिप। तो इस वीडियो में हम सभी कंपनीज को ब्रीफली समझेंगे और स्पेसिफिक वीडियो में हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेशन में बेस्ड है, मतलब गठन के आधार पर कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी क्या होती है? जो कि मोनार्क या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट की जाती है स्पेशल चार्टर के तहत, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखा जाए तो अभी इंडिया में नहीं मिलती, ये पहले इंडिया में होती थी, अब इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। नाउ द सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी कंपनीज, मतलब वैधानिक कंपनीज। ये वो कंपनीज होती है जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है स्पेशल एक्ट के तहत बाय द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटर, और इसके एग्जाम्पल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाउ द थर्ड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब पंजीकृत कंपनी। तो ये वो कंपनीज होती हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, जैसे कि इन्फोसिस या फिर टाटा स्टील। तो अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, मतलब दायित्व के आधार पर हमारी कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो सबसे पहले आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, मतलब उनका जो दायित्व है वो सीमित होता है। कितना सीमित होता है? जितनी उनकी शेयर्स की अनपेड अमाउंट होती है, मतलब जितने भी शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उसकी जो अवैतनिक राशि होती है, अनपेड अमाउंट होती है, वहीं तक उनकी लाइबिलिटी होती है। और अगर कंपनी कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है कंपनी को, मतलब कोई भी नुकसान होता है, तब भी उन्हें सिर्फ उतने ही अमाउंट के लायबल है जितनी उनकी जो शेयर्स हैं उनका अनपेड अमाउंट है, और उनके कोई भी पर्सनल असेट, मतलब उनके जो भी पर्सनल असेट्स हैं वो उससे प्रभावित नहीं होते, मतलब उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं अमाउंट को पे करने के लिए, जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स। तो अब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये वो कंपनीज होती हैं जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है प्री डिसाइडेड अमाउंट तक, जितना उन्होंने गारंटी दी है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी की वाइंड अप के टाइम पर, मतलब जब भी कंपनी बंद होगी वो इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे और वहीं तक उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है। ये मोस्टली एनजीओज होते हैं या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की, मतलब असीमित दायित्व वाली कंपनीज। तो ये वो कंपनीज होती है जिस मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब वो लिमिटेड नहीं होती है। अगर कंपनी को कोई भी लॉस इंकर्ड होता है तो जो उसके मेंबर्स है वो पर्सनली भी लायबल होते हैं उस लॉस को कवर करने में बियॉन्ड देयर इन्वेस्ट। अब हम बात करते हैं कंपनीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब सदस्यों के आधार पर हमारी कौन कौन सी कंपनीज है। तो सबसे पहले आती है हमारी 1% कंपनी, जिसको हम ओपीसी के नाम से भी जानते हैं। इसको ओन या मैनेज किया जाता है सिंगल पर्सन के द्वारा। इसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में। तो बेसिकली ये स्मॉल स्टार्टअप्स में आपको ऐसी कंपनी मिलेगी। नाउ द सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी, जिसकी बात हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में हुई है। तो प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनी which are not listed on stock exchange and cannot freely sell their shares to public, मतलब ये वो कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं है और फ्रीली अपनी जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को बेच भी नहीं सकती। इसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम आप इसमें 200 मेंबर रख सकते हैं। मेंबर्स के मामले में थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, आप 200 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं रख सकते। इसके एग्जाम्पल देखें तो हम फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं। नाउ द थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी दैट कैन इशू शेयर्स टू द पब्लिक एंड ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसको रिक्वायर्ड होता है कि ये सेबी की जो कंप्लाइंस है उनको फॉलो करे और मिनिमम 3 डायरेक्टर इसमें होने चाहिए, जैसे हमारे एनफोर्सेस, टीसीएस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण के आधार पर हमारी कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो सबसे पहले हमारी होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी अन्य कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स रखती है 50% से ज़्यादा, और मेजोरिटी डायरेक्टर्स को उसे अपॉइंट या फिर डिसमिस करने की पावर भी उसके पास होती है, जैसे कि टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है टाटा मोटर्स की। नाउ द सेकेंड वन इज सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें किसी अन्य कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी का
50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है और उसके पास अधिकार होता है उसके मैनेजमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने का भी। जैसे टाटा मोटर्स सब्सिडरी कंपनी है टाटा सन्स की। नाउ द थर्ड वन ही एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई अन्य कंपनी 20 से 50% तक हिस्सेदारी रखती है और वो अन्य कंपनी उसके डिसीजन पर प्रभाव डाल सकती है, मतलब उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है बट फुली कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि मारुति सुजुकी, जो सुजुकी है उसके पास सिग्निफिकेंट स्टेक है बट वो फुली कंट्रोल नहीं करती है उस कंपनी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ असेस टू कैपिटल। तो इसमें सबसे पहले है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करती है और इन्वेस्टर इसके शेयर्स को बेच या फिर खरीद भी सकते हैं। इसको रेगुलेटरी बॉडीज के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। नाउ द सेकेंड वन इज अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनीज वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और इसके जो शेयर्स हैं वो प्राइवेटली आप सेल या बाय कर सकते हैं लिमिटेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब इसको जनरल पब्लिक में आप पब्लिकली या फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। नाउ द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन स्पेशल स्टैट्यूट, मतलब विशेष स्थिति के आधार पर हमारे कौन कौन सी कंपनीज है। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कम से कम 51% तक अपनी हिस्सेदारी रखती है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बट इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे कि हमारी सेल या फिर ओएनजीसी। नाउ द सेकेंड वन इज सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब गैर लाभकारी संगठन होती है। इनको बनाया जाता है चैरिटेबल, एजुकेशनल, सोशल और इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए और ये अपना जो भी प्रॉफिट होती है उसको मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं क्योंकि वो उसको यूज़ करती हैं फॉर टू प्रमोट देयर ऑब्जेक्टिव, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो अपने प्रॉफिट्स का यूज़ करती हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत सारी सब्सिडी और बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है इन कंपनीज़ को, जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशन। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे रिलायंस फाउंडेशन हमारा एक एग्जाम्पल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ द थर्ड वन इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनको इनकॉर्पोरेट तो किया जा रहा है इंडिया के बाहर किसी कंपनी में बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। अब वो खुद से हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू हो, उसको इलेक्ट्रॉनिकल मोड में किया जा रहा हो या फिजिकल फॉर्म में किया जा रहा हो, मतलब उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है या बिजनेस एक्टिविटी जो की जा रही है वो इंडिया में की जानी चाहिए। नाउ द फोर्थ वन इज डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर रही, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रही हैं, बस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लीगल ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, मतलब ऐसा इनका कोई बिजनेस नहीं है। तो अब बात आती है कि इन कंपनीज को रखा क्यों जा रहा है, मतलब क्यों बनाया जा रहा है। बेसिकली इनको बनाया जाता है किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट को होल्ड करने के लिए, कोई भी असेट होल्ड करने के लिए, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए। ये लीगल कंपनीज होती हैं, इनकी लीगल एग्जिस्टेंस भी है, तो ऐसा कोई इनलीगल चीज़ नहीं। नाउ द फिफ्थ वन इज निधि कंपनी। निधि कंपनी में क्या होता है, बेसिकली इसमें अपने मेंबर्स को एक सेविंग हैबिट डाली जा रही है। इसमें मेंबर्स अपनी जो इनकम है उसको चैनलाइज करते हैं, मतलब उनकी जो सेव्ड इनकम होती है उसको डिपॉजिट करते हैं और वक्त पड़ने पर या फिर ज़रूरत पड़ने पर इस कंपनी से लोन भी ले सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या हो सकता है, जैसे कि बैंक्स वगैरह में जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप ईजिली इस कंपनी से लोन ले सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहे। लास्ट वन इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको ओन या कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और ये प्रोवाइड करते हैं फंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो IDBI, SIDBI, तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं हमारी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। आई होप यू लाइक द वीडियो और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।